हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा लेक्चर होगा बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आगे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे वो जेई के हों, चाहे फार्मेसी के हों, चाहे वो आईईआरटी के हों बच्चों, तो इसमें सब में कॉमन है। और यहाँ पर बच्चों हमने पहले बोर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जो क्लासिकल के अंतर्गत आता है बच्चों, अर्थात ये प्रारंभिक परमाणु मॉडल है। और वो जो है इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पर है बच्चों, अर्थात इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए पार्टिकल, उसमें द्रव्यमान होता है, अर्थात बच्चों इलेक्ट्रॉन को द्रव्यमान मान करके एक्सप्लेन किया गया। लेकिन जैसे ही मॉडर्न आया बच्चों, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर है। क्या हुआ, आइंस्टीन ने बच्चों डुअल करेक्टर दिया, अर्थात द्वि प्रकृति दिया इलेक्ट्रॉन की। इसमें पार्टिकल भी होता है, अर्थात पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब उसमें मास होता है बच्चों, वेव नेचर का मतलब क्या है, उसमें तरंगों का गुण पाया जाता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी गुण इलेक्ट्रॉन में बच्चों पाए जाते हैं। तो अगर मैं शुरू करूं तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा था बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन जब भी कोई मोबाइल पार्टिकल होता है, अर्थात जिसमें वेलोसिटी होती है बच्चों, वो चलता है तो एज ए वेव की तरह चलता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस प्रकार से किसी कल्पना करूं बच्चों, ये एक ऑर्बिट है। बोर के अनुसार, बोर साहब ने क्या कहा था बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब इसका मतलब ये निकला बच्चों, यहाँ से हर समय इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर बनाए रखता है, अर्थात इसकी त्रिज्या बच्चों न्यूक्लियस से फिक्स होती है। लेकिन जैसे ही मॉडर्न आया बच्चों वेव की तरह, इसका मतलब कि ये बच्चों इस तरह से चलता है एज ए वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर एज ए वेव की तरह ये चल रहा है बच्चों। अब सवाल यह है कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चल रहा है बच्चों, तो इसकी जो पोजीशन होती है बच्चों हर समय बदलती रहती है। न्यूक्लियस से कभी यहाँ पर था बच्चों, कभी इसकी पोजीशन यहाँ पर हो गई, तो पोजीशन एग्जैक्ट नहीं है बच्चों न्यूक्लियस से। ये हर समय अपने पोजीशन को क्या कर रहा है, बदल रहा है। और दूसरी बात है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बच्चों, पोजीशन अर्थात जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है बच्चों एक्स, ये, और इसकी जो मोमेंटम या वेलोसिटी है बच्चों, इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी या इसी को हम मोमेंटम कह रहे हैं बच्चों। मोमेंटम मैंने क्यों बोला, मोमेंटम मैंने क्यों बोला, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है बच्चों। अगर मैं कहूँ वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा बच्चों, क्योंकि मास तो बदलने वाली राशि नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये मास तो नहीं बदलता है, लेकिन अगर मैं कहूँ वेलोसिटी बदल रही, तो जिस रेशियो में वेलोसिटी बदलेगी बच्चों उसी मोमेंटम बदलेगा। तो यहाँ पर तो हर समय बदलता है। अब हाइजेनबर्ग ने कहा बच्चों कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, इसने पूरा थियरी को ही लपेट दिया। उन्होंने कहा कि जो सब पोजीशन नाप रहे हैं, वेलोसिटी नाप रहे हैं, ये अनसर्टेन है बच्चों। अनसर्टेनिटी का मतलब इसमें अनिश्चितता पाई जाए, इरर नहीं बच्चों। टीचर इरर बता देता है, इतने की इरर हुई, इतने इरर नहीं बच्चों, वो स्टैंडर्ड अनसर्टेनिटी है। तो इसके अनुसार हमने क्या बताया था बच्चों, डी ब्रॉगली के अनुसार क्या था याद है, डी ब्रॉगली के अनुसार क्या था बच्चों, किसी भी, ये जो वेवलेंथ है बच्चों, यहाँ से जो वेवलेंथ क्रिएट की जा रही वेवलेंथ, वो बराबर था एच अपॉन पी, और या यही एच अपॉन ए एम बी। ये तो बच्चे लोग डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, और मैंने प्रूव भी कराया था बच्चों। जो बच्चे नहीं देखे हैं पीछे का वीडियो देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों, तो जब ये मोमेंटम और ये दोनों बदल रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, एम के। अगर एम किसी चीज का बढ़ता है बच्चों, तो उसका वेवलेंथ धीरे धीरे शार्ट होने लगता है। ठीक है, पहले छोटा पार्टिकल होता है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। इधर से इधर जा रहे हैं बच्चों, तो मास जो है पार्टिकल का इंक्रीज कर रहा है, और लैम्डा जो है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, घट रहा है बच्चों। ठीक है, तो जो बड़े पार्टिकल होते हैं बच्चों, अगर कोई चीज़ चल रही है, सोचिए जरा, अगर मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ चल रही है, सोचिए, अब ये
मान लेते हैं इसकी मैंने वेलोसिटी निश्चित कर दिया बच्चों, इसकी वेलोसिटी निश्चित कर दिया। अब ये कहाँ पर पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पाया, चूंकि वेव की तरह चल रहा है बच्चों। मान लेते हैं इस पॉइंट पर इसका हमने पोजीशन को सही सही नाप लिया बच्चों, या हमने क्या नाप लिया, यहाँ पर हमने उसकी पोजीशन को सही सही नाप लिया बच्चों, पोजीशन को सही सही नाप लिया, ये एग्जैक्ट मैंने नापा इस पॉइंट पर बच्चों। लेकिन अब ये वेव की तरह चल रहा है, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ये मैं नहीं नाप सकता, जो नापेंगे उसमें अनसर्टेनिटी होगी। अब जरा देखो बच्चों, जब बड़े पार्टिकल होते जाएंगे तो इनमें वेवलेंथ इतना छोटा होता है बच्चों कि इनकी पोजीशन और वेलोसिटी का जो मेजरमेंट होता है वो लगभग सही सही कर सकते हैं बच्चों, लगभग सही सही। लेकिन जैसे पार्टिकल छोटा होता जाएगा उसका बच्चों वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, तो एक ही समय में अब ये कहाँ पर है इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। अगर मैंने एग्जैक्ट बता दिया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है नहीं बता सकते हैं। तो ये गणना किया था बच्चों हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने कहा कि सब कुछ जो है अनसर्टेन है। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार बच्चों किसी भी पार्टिकल का एक ही समय पर वेलोसिटी मेजरमेंट या बच्चों पोजीशन का सही सही आकलन करना संभव नहीं है। अगर मैंने सही सही आकलन पोजीशन की किया तो संवेग या वेलोसिटी में क्या आएगा, अनसर्टेनिटी आएगा। अगर मैंने संवेग या वेलोसिटी को सही सही नापा बच्चों तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी जरूर पाई जाएगी। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा कि इफ बच्चों अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स हो बच्चों, क्या हो, डेल्टा एक्स हो, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम में अगर वो डेल्टा पी हो, तो इन्होंने पाया बच्चों अनसर्टेनिटी हर समय दोनों का अगर हम प्रोडक्ट निकालते बच्चों गुणनफल, तो हर समय कांस्टेंट वैल्यू आती है, और उस कांस्टेंट वैल्यू से कम है अनसर्टेनिटी पॉसिबल नहीं, उससे अधिक ही होती है बच्चों। मतलब कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं बच्चों तो उसमें एक निश्चित वैल्यू से कम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने देखा इसका प्रोडक्ट बच्चों डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या तो बड़ा ज्यादा निकला अनसर्टेनिटी या तो बच्चों बराबर निकला h अपॉन 4 पाई के। ये देखो बच्चों, अब h अपॉन 4 पाई यही डी ब्रोगली का क्या बच्चों इक्वेशन था। अर्थात किसी भी पार्टिकल का अगर हम पोजीशन और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट निकालते हैं बच्चों, गुणनफल निकालते हैं, तो h अपॉन 4 पाई के बराबर है। ये h क्या है बच्चों, h तो सभी बच्चे पढ़े हैं, ये प्लॉन्क कांस्टेंट है बच्चों, ये प्लॉन्क कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू आप जान रहे हैं 3.14 होता है बच्चों। ठीक है, 4 तो है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती है बच्चों। इसका मतलब हम किसी चीज का जब मेजरमेंट करते हैं बच्चों तो उसमें चाहे जितना एक्यूरेट मेजरमेंट करें, एच अपॉन 4 पाई के बराबर उसमें अनसर्टेनिटी जरूर पाई जाएगी बच्चों। अब मान लीजिए इसी को अगर हम बराबर मान लेते हैं बच्चों, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन, अब एच अपॉन 4 पाई क्या है बच्चों, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, चलो मैं कांस्टेंट मान लेता हूं बच्चों। इसका मतलब एक्स जो है बच्चों, एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बताइए, डेल्टा पी की बच्चों। अर्थात अगर हम इसमें पोजीशन मोमेंटम में बच्चों अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो पोजीशन में घटती चली जाएगी, अगर इसमें बढ़ी ये घटा तो ये बढ़ा बच्चों, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। लेकिन जो अनसर्टेनिटी पाई जाएगी इससे कम नहीं होगी बच्चों, इससे अधिक होगी या तो इसके बराबर ही होती है। आई बात समझ में, यही बच्चों डी ब्रोगली का इक्वेशन है। और डी ब्रोगली का इक्वेशन जो बोर का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है बच्चों, उसको ठुकरा देता है। क्यों, क्योंकि बोर और रदरफोर्ड ने क्या किया था बच्चों, एक निश्चित वेलोसिटी रखा था, उन्होंने वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया है, पोजीशन का एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है, जो कि इम्पॉसिबल है बच्चों, हर समय एरर इसके या इससे अधिक ही आएगी बच्चों। ठीक है, अब सवाल यह है बच्चों कि अगर हम माने तो इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं पाए जाते, इसका भी बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन है। तो जरा देखिए बच्चों, यदि मैं इस फार्मूले का पालन करूं तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी, अब हमने डेल्टा पी के स्थान पर क्या लिखा है बच्चों, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, इसका हमने किया है बच्चों।
अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये बराबर है बच्चों H/4 पाई के, है ना। तो अगर मैं कहूं V इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप कहेंगे H/4 पाई इंटू आपका डेल्टा वी है बच्चों, और H/4 पाई और इसके बाद डेल्टा एक्स इंटू क्या बच्चों, इंटू एम, ये आएगा। अब हम एच की वैल्यू रखते हैं बच्चों। एच की वैल्यू मैं उठा करके कहाँ से रखूंगा, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो एच 6.62 इंटू 10 पावर कितना बच्चों, -27 अर्ग, इतना -27 अर्ग, ठीक है। और इंटू अपॉन बच्चों 4 × 3.14 गुणे डेल्टा एक्स। अगर न्यूक्लियस का लोगो बच्चों डायमीटर, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, रेडियस मैंने आपको बताया था बच्चों, 10⁻13 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। अगर हम डायमीटर लेंगे यहाँ से यहाँ तक बच्चों, तो हम 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है बच्चों 2 × 10⁻⁰ कितना होता है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। हमने इसका एक्स का मान लिख दिया। इलेक्ट्रॉन का मास रख दो बच्चों 9.1 इंटू 10 पावर, अब चूंकि ये हमने लिखा है बच्चों सेंटीमीटर में, तो -28 ग्राम लिखो बच्चों। अगर इसको आप पाते हैं तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आती है बच्चों, वेलोसिटी, वो ग्रेटर देन सी की आ जाती है। अर्थात सी क्या है बच्चों, स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों, ठीक है। तो इस फार्मूले से बच्चों अगर मैं डेल्टा वी की सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखता हूं, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, न्यूक्लियस का रेडियस क्या है, इसका हम मान जो ऊपर लिखा हुआ फार्मूले में रखते हैं बच्चों, तो इसकी वैल्यू सी के अधिक आती है। और आइंस्टीन साहब ने क्या कहा था, किसी भी पार्टिकल का बच्चों सी से अधिक वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में पाया ही नहीं जा सकता है बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार एक ही समय में किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग की गणना करना संभव नहीं है। अगर हम स्थिति को सही सही नापते हैं, संवेग में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अगर हमने संवेग को सही सही नापा है तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी पाई जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर बच्चों एक उनका कोई अनसर्टेनिटी पोजीशन नहीं होता, इसीलिए इस पर डी ब्रॉगली इक्वेशन आया बच्चों। अब डी ब्रॉगली इक्वेशन के अनुसार ही हाइजेनबर्ग ने इसको बताया। इसके बाद श्रोडिंगर ने बच्चों इसको क्लाउड मॉडल दे दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एज ए क्लाउड या बादल, जब उनका सर्टेन है ही नहीं पोजीशन, तो इधर उधर घूमते रहेंगे तो क्लाउड की तरह तो हुआ बच्चों। तो ये तो रहा आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में चलता है बच्चों। अब जो छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका मास जितना छोटा होगा बच्चों, वेवलेंथ उतना ज़्यादा क्रिएट करेगा, और उसकी पोजीशन और एक ही समय बच्चों पोजीशन और इसकी वेलोसिटी का गणना करना पॉसिबल है ही नहीं है। ये कौन कहा था, हाइजेनबर्ग ने। अगर मैंने एक सही किया, दूसरे में अनसर्टेनिटी पाई जाएगी बच्चों। और अनसर्टेनिटी का गुणनफल जो होता है, चाहे पोजीशन हो और या मोमेंटम का हो, तो वो एक निश्चित वैल्यू आती है, उससे कम या उससे अधिक ही अनसर्टेनिटी आएगी। उससे कम तो हो ही नहीं सकती बच्चों, या तो उसके बराबर हुई कांस्टेंट क्या है बच्चों, H/4 पाई, या उससे अधिक ही होगी, कम नहीं होगी। हर चीज का कैलकुलेशन जब करते हो बच्चों, तो हाइजेनबर्ग के अनुसार कम से कम आप इतनी गलती तो करेंगे ही करेंगे। तो बस बच्चों आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।